देखो बालकों, अपने राजनीति विज्ञान के पृष्ठ भाग में यानी खंड ए में सेकंड इकाई है राजनीतिक विचारधाराएं, और इसकी राजनीतिक विचारधाराओं में आपने लेसन फर्स्ट है जो आपके राजनीतिक समाजीकरण था, दूसरा लेसन आपके राजनीतिक संस्कृति था। ये राजनीति विज्ञान की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी। लेसन 3 है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता भी राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति के समान ही एक राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। यहाँ सहभागिता का अर्थ क्या होता है? देखो, सहभागिता का अर्थ होता है भागीदार बनना। किसी भी व्यवस्था में हम भागीदार बनते हैं तो उसे सहभागिता कहते हैं। अगर हम अपने परिवार के कार्य हैं, परिवार के नियम हैं, उनका पालन करते हैं और उनमें भागीदार बनते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो वो हमारी पारिवारिक सहभागिता कहलाती है। ऐसे ही समाज के जो नियम होते हैं, समाज के नियमों का पालन करते हैं, समाज के कार्यों में हम भागीदार बनते हैं, उनमें सहयोग करते हैं, तो वो सामाजिक सहभागिता कहलाती है। इसी प्रकार राजनीतिक जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जैसे नियम बनाना, कानून बनाना, या फिर संविधान में संशोधन करवाने के लिए प्रयास करना, या अपने राजनेताओं को, प्रतिनिधियों को नियुक्त करना, मतदान देना, इनमें हम भागीदार होते हैं, तो यह हमारी राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। राजनीतिक सहभागिता का सामान्य अर्थ है जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी। यानी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हम राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदार होते हैं तो उसे राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। देखो, जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों या राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन में विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है, जन भागीदारी को निर्धारित किया जाता है, तो इस प्रवृत्ति को जन सहभागिता अथवा राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। अर्थात जनता को राजनेताओं द्वारा या सत्ता संचालक लोगों द्वारा सत्ता के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। राजनीतिक सहभागिता के बारे में देखा जाए तो राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष लोक प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का अग्रणी देश है, जहां पर राजनीतिक सहभागिता का उच्च स्तर पाया जाता है। और आज भी वहां पर 5 ऐसे कैंट है जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अब देखो, बात आती है लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता में क्या संबंध है। लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता दोनों अविभाज्य है। राजनीतिक विचारकों का मानना है कि लोकतांत्रिक देश के लिए लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक सहभागिता का होना आवश्यक है। सहभागिता के बिना वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इस संबंध में आपके पेरी ने लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित है। इसके अनुसार इस प्रकार पेरी का कहना है कि अगर किसी विषय को राजनीति में लेते हैं तो उस विषय में सहभागिता भी अनिवार्य होगी, सहभागिता भी आएगी। इसी प्रकार आपके वर्बा और नी ने भी लिखा है कि जहां निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं वहां लोकतंत्र का अंश कम होता है। निर्णयों अर्थात राजनीतिक प्रक्रिया में कम लोग भाग लेते हैं तो वहां पर लोकतंत्र का अंश कम पाया जाता है, यानी निम्न स्तर का लोकतंत्र पाया जाता है। और जहां निर्णय में अधिक भागीदारी होती है अर्थात अधिक जनता भाग लेती है, वहां अधिक प्रभावी लोकतंत्र पाया जाता है। तो आपके वर्बा और नी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जहां जनता की भागीदारी अधिक होती है वहां पर लोकतंत्र भी श्रेष्ठ होता है, उच्च स्तर का होता है, जनहित में होता है, लोक कल्याणकारी होता है। इसके बाद में आपके राजनीतिक सहभागिता के औजार आते हैं, अर्थात राजनीतिक सहभागिता के कौन से साधन है, कौन कौन से औजार है जिनके माध्यम से हम राजनीतिक सहभागी बन सकते हैं। तो देखो, इसमें राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख साधन है आपके वोट देना, वोट दिलाना, चंदा देना राजनीतिक दलों को, याचिकाएं प्रस्तुत करना,
सत्ताधारी जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन पर प्रभाव डालने के लिए प्रयास करना, रैली निकालने से लेकर के आपके किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना या धरने प्रदर्शन करना और जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना आदि जो प्रक्रियाएं हैं, इनके माध्यम से हम राजनीति में सहभागी होते हैं। तो ये राजनीतिक सहभागिता के साधन है। इसके बाद में आते हैं आपके राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित करने वाले तत्व, यानी राजनीतिक सहभागिता को किन किन तत्वों से निर्धारित किया जाता है, अर्थात किसी देश में राजनीतिक सहभागिता का स्तर कितना है और किस देश में जो है राजनीतिक सहभागिता का अंश किस स्तर तक पाया जाता है। जिस देश में राजनीतिक सहभागिता का अंश उच्च होता है वहाँ पर लोकतंत्र भी मजबूत होता है, वहाँ की व्यवस्थाएं और वहाँ की जो शासन प्रबंध होता है वो स्वस्थ होता है। कहने का मतलब राजनीतिक व्यवस्थाएं स्वस्थ होती है, मजबूत होती है। तो लोकतंत्र को, राजनीतिक सहभागिता को निर्धारित करने वाले आपके 5 कारक है, यहाँ पर प्रमुख 5 तत्व है। पहला है नागरिकों की चेतना, यानी किसी देश की जनता कितनी चेतनशील है, कितनी जागरूक है राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति। जिस देश की जनता राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति जितनी जागरूक है वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता का स्तर उतना ही पाया जाता है। अगर किसी देश में लगभग अधिकांश जनता जो आपके राजनीतिक नीतियों के प्रति, राजनीतिक कार्यों के प्रति, राजनीतिक प्रक्रियाओं में जानकार है, जागरूक है, भाग लेती है, तो वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता का स्तर उच्च होगा। और अगर किसी देश की जनता जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति सुसुप्त है, उदासीन है, तो वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता का स्तर निम्न पाया जाता है। जैसे यूरोपीय देशों में जनता जागरूक होती है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, इसलिए वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता का स्तर उच्च होता है। और एशिया और अफ्रीका के देशों की जनता में जो है शासन के प्रति जागरूकता का अंश कम पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी निम्न होता है। दूसरा है नागरिकों का शैक्षिक स्तर, अर्थात शिक्षा। देखो, राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा में भी संबंध होता है। जिस देश की जनता जितनी शैक्षिक होती है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उतनी ही जागरूक होती है। तो जिस देश में जनता जो शिक्षा का स्तर है उच्च होता है, वहाँ पर जनता जागरूक ज़्यादा होती है और वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदार बनती है, तो वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता का स्तर उच्च होता है। और जिस देश में शिक्षा का स्तर निम्न है, गरीबी है, वहाँ की जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन होती है और वो जो है आपके सक्रिय सहभागीदारी नहीं निभा पाती है। तीसरा है आपके नागरिकों का वैचारिक धरातल, अर्थात नागरिक राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति अपने किस प्रकार के विचार निर्मित करते हैं। अगर जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं को अपने हित में समझती है और वो ये विचार रखती है कि हमारी सरकार या हमारे सत्ताधारी हमारे हित में कार्य कर रहे हैं, तो वो उसमें भागीदार बनते हैं। और जब जनता ये समझने लगती है कि ये सत्ताधारी अपने हित में कार्य कर रहे हैं और जनहित की अनदेखी कर रहे हैं या उनको वो तानाशाही मानने लग जाती है, तो वो जो है राजनीति के प्रति उदासीन हो जाती है और राजनीतिक सहभागिता का स्तर वहाँ पर निम्न हो जाता है। चौथा है आपके जनघनत्व। राजनीतिक सहभागिता को जनघनत्व भी प्रभावित करता है। अगर किसी देश का जनघनत्व कम है तो वहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे राजनेता होते हैं हमारे, वो जनता से सीधे संपर्क करने में सफल हो जाते हैं। जनता भी अपने राजनेताओं से रूबरू हो जाती है और अपने आपसी जो विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करने में सफल होती है। इससे वहाँ पर जन सहभागिता अधिक होती है। और जिस देश का जनघनत्व अधिक होता है वहाँ पर राजनेता प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि वहाँ पर जो आपके राजनेताओं में और जनता में प्रत्यक्ष विचार विमर्श नहीं होने के कारण जागरूकता कम होती है। फिर देश का आकार। देश का आकार भी देखो राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। अगर देश का आकार बड़ा है, वहाँ पर जो आपके जनसंख्या छितरी हुई है, यानी दूर दूर बसे हुए लोग हैं, तो राजनेता जो है एक अपने लंबे निर्वाचन क्षेत्र में या जो है बड़े निर्वाचन क्षेत्र में सभी प्रतिनिधि जो आपके सभी मतदाता होते हैं उनसे संपर्क करने में सफल नहीं हो पाते हैं।
अर्थात जनता के सभी लोगों से संपर्क करने में सफल नहीं हो पाते हैं और ऐसे में वहाँ पर जागरूकता कम होती है। अगर देश का आकार छोटा है और जो आपके निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो छोटे हैं, तो वहाँ पर प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र की संपूर्ण जनता से संपर्क करने में सफल हो जाते हैं और ऐसे में जो है आपके जनता में अपने प्रतिनिधियों से विचार करने, विमर्श करने, समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराने तथा समस्याओं का समाधान सुनने में, इनमें जो है आपके रुचि बढ़ती है और उनमें राजनीति के प्रति जागरूकता आती है। तो यहाँ पर राजनीति के जो सहभागिता है उसका स्तर बढ़ जाता है। तो देश का आकार है वो भी जो है राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है। इसके बाद में बताओ देखो आपके कि राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। अभिजात्य का मतलब होता है एक छोटा वर्ग जो संख्या में तो कम है लेकिन उसकी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के अभिजात्य वर्ग की बात करें अपने तो राजनीति में या शासन में उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। शासन की लगभग अधिकांश शक्तियाँ इन्हीं लोगों के पास में होती है और ये संख्या में कम होते हैं, जबकि एक जनता का या जनसमूह का एक बड़ा भाग जिसके पास में शक्तियाँ नहीं होती है वो शासन में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इस छोटे से समूह को जो है राजनीतिज्ञों ने जो है आपके अभिजात्य वर्ग कहा है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है आपके कि राजनीतिक सहभागिता में अभिजात्य स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। या दूसरा आपके यह है कि जोसेफ शुपिटर ने राजनीतिक व्यवस्था में अभिजात्य वर्ग की क्या भूमिका जताई है या क्या भूमिका बताई है, इस बात की व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पर है ये जोसेफ शुपिटर एक राजनीतिक विचारक है, इसी ने जो है आपके अभिजातीय स्वरूप पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो इस राजनीतिक व्यवस्था में अभिजातीय वर्ग की सहभागिता के संबंध में प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जोसेफ शुपिटर का कहना है कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना, अर्थात शासन को संचालित करना और जनहित की नीतियां बनाना व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का काम है, अर्थात उद्योग और व्यवसाय चलाने वाले जो लोग हैं उन्हीं का काम है। इसका मतलब ये हो गया कि राजनीति में जो व्यवसायी होते हैं वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये वर्ग जो है आपके राजनीति में छोटा वर्ग होता है, कम वर्ग होता है। सामान्य जनता की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनने तक ही सीमित होती है। अर्थात राजनीति में सामान्य जनता का इतना ही कार्य रह जाता है कि वो अपने पसंद के जिस दल को पसंद करती है, जैसे कांग्रेस को है या भारतीय जनता पार्टी को है भारत में, तो वो अपने दल के नेताओं को चुन लेते हैं और चुनने तक ही उनका काम होता है। नेता चुनने के बाद में नेता क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये नेताओं पर छोड़ देते हैं। और यही भूमिका जो आपके जोसेफ शुपिटर जनता की यहाँ पर बता रहे हैं। जोसेफ शुपिटर आगे लिखते हैं, स्पष्ट रूप से यह प्रक्रिया नागरिकों को नेपथ्य में धकेल देती है। नेपथ्य का मतलब हो गया कि अकेलेपन, यानी कि उनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, इस बात की ओर ले जाती है। और शासन सत्ता या विपक्ष में केवल चुनिंदा राजनीतिज्ञ होते हैं। इस प्रकार शासन की भूमिका चाहे सत्ताधारी यानी शासन सत्ता का मतलब हो गया कि जो शासन चलाने वाला दल है, जैसे वर्तमान में भारत में भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है तो भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता वर्ग हो गया और विपक्ष यानी कि जैसे कांग्रेस है, अन्य कांग्रेस के गठबंधन में सम्मिलित दल है वो विपक्ष हो गया। तो इनमें चुनिंदा, इनमें भी इन दोनों दलों में भी चुनिंदा का मतलब हो गया कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे कांग्रेस में आपके राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो क्या होते हैं, अग्रिम पंक्ति के होते हैं, यही सक्रिय नेता होते हैं और इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने दल में। इधर जो है आपके अपने प्रधानमंत्री हो गए, आपके प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य हो गया। तो ऐसे जो आपके प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री है और आपके रेल मंत्री है, मंत्रिवर्ग है, ये मंत्रिवर्ग महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति के नेता हो गए। ये लोग ही क्या करते हैं, शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे जो आपके जोसेफ शुपिटर ने कहा है कि इतना ही नहीं, ये जो जनप्रतिनिधि है अथवा राजनीतिक दलों के सक्रिय एवं अग्रिम पंक्ति के व्यावसायिक राजनेता भी
आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पेचीदगियों के चलते नीति निर्माण में सतही कार्य करते हैं। आगे क्या लिखते हैं कि इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि अथवा राजनीतिक दलों के सक्रिय एवं अग्रिम पंक्ति के व्यावसायिक राजनेता भी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पेचीदगियों के चलते नीति निर्माण में सतही कार्य करते हैं। जो मैंने अभी अग्रिम पंक्ति के नेता बताइए महत्वपूर्ण, जो अपने दल में प्रभावशाली होते हैं, यही जो आपके कुछ गिने चुने लोग ही दल के सारे निर्णय लेते हैं। इधर सत्ता दल, जो आपके शासन दल में या शासन सत्ता में जो दल है उसके महत्वपूर्ण व्यक्ति ही कुछ लोग होते हैं, वो सत्ता के सारे निर्णय लेते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं आपके कि शासन में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पेचीदगियों का मतलब था उलझने, इन उलझनों को ये नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इन उलझनों को समझने के लिए इनको भी क्या करना पड़ता है, आपके हमारे जो वैज्ञानिक है या जो आपके तकनीकी के जानकार है, इन लोगों का सहारा लेता है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र के लोगों का सहारा लेना पड़ता है, जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट कहते हैं। तो आगे क्या लिखते हैं कि व्यावसायिक सक्रियता एवं सत्ता में भागीदार ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की होती है। इस प्रकार वर्तमान समय में वास्तविक सहभागिता अभिजातीय वर्ग के हाथों में रह गई है। तो इस प्रकार जोसेफ शुपिटर कहते हैं कि ये जो आपके हमारे जो प्रमुख नेता है, ये आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पेचीदगियां या उलझने, इन उलझनों के चलते नीति निर्माण में केवल सतही यानी ऊपरी तौर पर भूमिका निभाते हैं या ऊपरी तौर पर कार्य करते हैं। वास्तविक जो शासन की शक्तियां होती है, उन शक्तियों का उपयोग तो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट यानी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र के जानकार होते हैं, जो सरकारी अधिकारी हो या सचिवालय के जो सचिव हो, ये जो है वास्तविक भूमिका निभाते हैं। और इस प्रकार वास्तविक सहभागिता इस छोटे से वर्ग में ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट जो वर्ग हो गया, और शासक दलों के जो आपके प्रमुख या अग्रिम पंक्ति के जो राजनेता हो गए, उनके हाथों में ही रह जाती है। और इन्हीं लोगों को जो आपके अभिजातीय वर्ग जो है जोसेफ शुपिटर ने कहा है। जोसेफ शुपिटर आगे कहते हैं कि स्पष्ट है कि आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र मूल रूप से राजनीतिज्ञों का शासन है। तो जोसेफ शुपिटर उपयुक्त जो ऊपर जो कथन था उनका, उसके आधार पर वो बता रहे हैं कि इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वर्तमान में, इसमें शासन में महत्वपूर्ण भूमिका कुछ राजनीतिज्ञों की ही होती है, जिसमें साधारण नागरिकों की तो बहुत ही कम भूमिका होती है, बहुत ही सीमित, अल्पकालिक तथा काल्पनिक मात्र होती है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जनता नहीं निभा पाती। वास्तविक भूमिका किनकी होती है? अल्प वर्ग की, जिसे वैज्ञानिक अभिजातीय स्वरूप कहते हैं या अभिजातीय वर्ग कहते हैं। इसके बाद में आता है आपके राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप क्या है। देखो, आपके राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप के बारे में यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं। पहला, आपके सामुदायिक गतिविधियों द्वारा भी हम क्या करते हैं, राजनीतिक सहभागिता का संचालन करते हैं या राजनीतिक सहभागी बनते हैं। दूसरा, एक प्रक्रिया होती है आपके सरकार और नागरिकों के बीच में सक्रिय और परस्पर क्रिया होती है, जिसके माध्यम से भी नागरिक और सरकार और नागरिक क्या करते हैं, शासन की प्रक्रियाओं में सहभागिता निभाते हैं। पहली आती है आपकी सामुदायिक गतिविधियां। समाज सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, समाज सामूहिक यानी जो सारे समाज के उद्देश्य हैं, जिससे समाज का हित होता है, ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वयं क्या करता है, स्वेच्छा से आगे बढ़ता है और कार्य करता है। जैसे स्वच्छता अभियान है, सुरक्षा संबंधी बातें हैं या समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो स्वयं आगे बढ़ कर के कार्य करते हैं या सरकार से मांग करते हैं। जब हमें सुरक्षा संबंधी समस्याएं हो मान लो, या स्वच्छता संबंधी कोई समस्या हो, और हम ये मानते हैं कि ये कार्य सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, इस समस्या को सुलझाने के लिए जल से जुलूस निकालते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल रखते हैं और आदि के माध्यम से जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करके राजनीतिक भागीदारी निभाते हैं। दूसरा है आपके सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया, यानी कि नागरिक और सरकार दोनों ही आपस में क्रिया करते हैं और फिर अपनी भागीदारी निभाते हैं।
इसमें दो तरफा गतिविधि होती है, जो मैंने अभी बता दिया। दो तरफा कैसे कि एक पक्ष जैसे साथ मानो सरकार जो है कोई क्रिया कर रही है, कोई निर्णय दे रही है, तो उसका जनता या तो विरोध करेगी या समर्थन करेगी, अर्थात जनता उसे क्रिया का प्रत्युत्तर देती है। अगर जनता क्रिया करती है तो उसका प्रत्युत्तर सरकार द्वारा दिया जाता है। जैसे मान लो जनता किसी कानून का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव तैयार करती है, या आंदोलनों के माध्यम से जो है आपके कानून बनवाने के लिए सरकार को प्रेरित करती है, या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार का किसी नीति या नियम के लिए या कानून के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास करती है, कार्य करती है, तो जनता की क्रिया हो गई। और फिर सरकार उसके ऊपर क्या कार्य करती है, सरकार उस कानून को, नियम को बनाती है या नहीं बनाती है, वो सरकार का प्रत्युत्तर हो गया। देखो आपके सूचना का अधिकार जो है आपके 2005 में लागू हुआ था। इससे पहले जो है जनता को सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन उससे पहले जब सूचना का अधिकार प्राप्त नहीं था तो जनता ने देखा कि शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार होता है, तो इसके लिए जो है जनता ने मांग उठाई। धीरे धीरे यह आंदोलन राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये जो है आपके बाहर के सभी क्षेत्रों में फैल गया, और आगे चल करके सरकार को जनता की इस मांग के आगे झुकना पड़ा और सूचना के अधिकार कानून का निर्माण करना पड़ा। तो इस प्रकार जनता की जो क्रिया थी उसके प्रतिक्रिया स्वरूप या प्रत्युत्तर में सरकार ने जो है आपके सूचना का अधिकार कानून का निर्माण किया। तो इस प्रकार जो आपकी जनता क्या करती है, भागीदार बनती है, और ये आपके राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप है। आगे का जो है अब आपको अगले जो लेसन है या अगला जो वीडियो है उसमें बताएंगे।